नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छा होंगे। चलिए तो हम अपने राजशास्त्र यानी पॉलिटी के अगले एपिसोड 4 की तरफ बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य और विकेंद्रीकृत शासन, नागरिक की जिम्मेदारी से ग्राम स्वराज तक। इस एपिसोड की प्रस्तावना रहेगा अधिकारों का दूसरा पहलू। चलिए नमस्कार मित्रों, पिछले 3 एपिसोड में हमने भारतीय संविधान की एक शानदार यात्रा की। हमने देखा कि कैसे मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं और कैसे नीति निर्देशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का खाका प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। क्या केवल अधिकार मांगना ही पर्याप्त है? क्या नागरिकों का भी कोई दायित्व नहीं है? कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां हर व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि सड़कें साफ रहे, लेकिन कोई भी कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता। हर कोई चाहता है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, लेकिन कोई भी पेड़ नहीं लगाता। हर व्यक्ति देशभक्ति की गीत गाता है, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं होता। ऐसा समाज कैसे प्रगति कर सकता है? यही वह दार्शनिक प्रश्न था जो 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारतीय राजनीति के सामने आया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने महसूस किया कि मूल संविधान में केवल अधिकारों की बात थी, लेकिन कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ एक गंभीर चूक थी जिसे सुधारने की आवश्यकता थी। उसी उद्देश्य से 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। लेकिन आज की हमारी यात्रा यही नहीं रुकती। मूल कर्तव्यों के साथ साथ हम भारतीय संविधान के उस अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे जो महात्मा गांधी के स्वराज के सपने को साकार करने का प्रयास करता है। हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन को विस्तार से समझेंगे, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। हम यह भी देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या विशेष प्रावधान है और कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 श्रृंखला के तहत क्यों विशेष दर्जा दिया गया है। यह एपिसोड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें संविधान की उस दृष्टि को समझने में मदद करता है जो शक्ति को केंद्र और राज्य स्तर से आगे ले जाकर जमीनी स्तर तक पहुंचाना चाहती है। यह वास्तविक लोकतंत्र की कहानी है, जहां एक साधारण ग्राम पंचायत का सदस्य राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 1, मूल कर्तव्य, जिम्मेदार नागरिकता की नींव। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वर्ण सिंह समिति और 42वां संशोधन। 1975 से 77 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। लेकिन इसी दौरान एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास भी हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने महसूस किया कि पश्चिमी लोकतंत्रों के प्रभाव में भारतीय संविधान ने केवल अधिकारों पर बल दिया था, लेकिन भारतीय परंपरा और दर्शन में अधिकार और कर्तव्य को हमेशा एक साथ देखा गया है। वेदों और उपनिषदों में, गीता में और बौद्ध साहित्य में हमेशा यह कहा गया है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस दार्शनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1976 में
सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित की गई थी और इसका उद्देश्य था सुझाव देना कि संविधान में मूल कर्तव्य को किस प्रकार शामिल किया जाए। स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। इन 8 कर्तव्यों में शामिल थे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, राष्ट्र की रक्षा करना, सांप्रदायिकता का त्याग करना, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने में सहायता करना, हिंसा का त्याग करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और सामान्य हित को बढ़ावा देना। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इन कर्तव्यों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया तो इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में कुछ बदलाव किए गए। सरकार ने 8 की जगह 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया और इन्हें भाग क में एक नए अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था कि इन कर्तव्यों को गैर न्यायोचित बनाया गया, यानी इनका उल्लंघन करने पर सीधे कोई कानूनी दंड नहीं दिया जा सकता। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यह कर्तव्य माता पिता या अभिभावक से अपेक्षा करता है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह जोड़ा गया क्योंकि उसी संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि माता पिता भी अपनी जिम्मेदारी समझे। 11 कर्तव्य विस्तृत विश्लेषण। आइए अब हम इन 11 मूल कर्तव्यों को विस्तार से समझें और यह देखें कि प्रत्येक कर्तव्य का व्यवहारिक अर्थ क्या है और 2025 में इनका कितना पालन हो रहा है। अनुच्छेद 51 क संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। व्यवहारिक अर्थ और 2025 की स्थिति। यह पहला और सबसे बुनियादी कर्तव्य है। 51 क का क। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को संविधान को सर्वोच्च मानना चाहिए, राष्ट्रगान के दौरान खड़े होना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग का सम्मान करना इसमें शामिल है। 2025 में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता पर विवाद चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि बजाया जाए तो खड़े होना कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क का ख। यह स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना क्या प्रावधान करता है। यह कर्तव्य सत्य, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद जैसे आदर्शों को संजोने की बात करता है। 2025 में जब सांप्रदायिकता और असहिष्णुता बढ़ रही है तो यह कर्तव्य और भी प्रासंगिक हो गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को याद रखना और उनका अनुसरण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
अनुच्छेद 51 क का ग, सब अनुच्छेद का ग या जो बोलिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। यह कर्तव्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब भारत विभिन्न आंतरिक और बाह्य खतरों का सामना कर रहा है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। एकता और अखंडता का अर्थ है कि देश का कोई भी हिस्सा अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना 2019 में इसी कर्तव्य के संदर्भ में उचित ठहराया गया था। 2025 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पूरी तरह लागू है और इस क्षेत्र में भारतीय एकता को मजबूत करने के प्रयास जारी है। अनुच्छेद 51 क का सब अनुच्छेद घ, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। यह कर्तव्य केवल सशस्त्र बलों में भर्ती होने तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय आपदा के समय सहायता करना, रक्तदान करना, मतदान करना और सामाजिक सेवा में योगदान देना भी शामिल करता है। 2025 में अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में अल्पकालिक सेवा का अवसर दिया जा रहा है, जो इस कर्तव्य को लागू करने का एक तरीका है। हालांकि इस योजना पर विवाद भी है। अनुच्छेद 51 क का उपअनुच्छेद अंग, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण और समकालीन रूप से प्रासंगिक कर्तव्य है। 2025 में जब धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिगत हिंसा और क्षेत्रीय विभाजन बढ़ रहे हैं, तो यह कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि हम सब पहले भारतीय हैं। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब 2012 के निर्भया कांड के बाद भी महिलाओं के खिलाफ अपराध जारी है। दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी प्रथाओं का त्याग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क का च, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना। भारत की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और विविध है। वेदों से लेकर आधुनिक साहित्य तक, अजंता एलोरा की गुफाओं से लेकर ताजमहल तक, शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक कलाओं तक, यह सब हमारी धरोहर है। 2025 में जब पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, तो अपनी संस्कृति को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ अंध राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि एक समावेशी सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। अनुच्छेद 51 क का 6, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। यह 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। 2025 में जब जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट बन चुका है, तो पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण, नदियों में प्रदूषण, वनों की कटाई और वन्य जीवों का विलुप्त होना, ये सब चिंताजनक है। प्लास्टिक का कम उपयोग, पेड़ लगाना, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना इस कर्तव्य का पालन है। अनुच्छेद 51 क का ज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद
और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। यह कर्तव्य अंधविश्वास, रूढ़िवाद और तर्कहीन परंपराओं को छोड़ने की बात करता है। 2025 में जब फेक न्यूज और गलत सूचना का प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से हो रहा है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। मानववाद का अर्थ है मनुष्य को केंद्र में रखना, न कि किसी धर्म या जाति को। सुधार की भावना का अर्थ है समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास करना। अनुच्छेद 51 क का पाठ झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। भारत में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। सड़कों पर बने स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, सार्वजनिक शौचालय, रेलवे की संपत्ति, इन सबको नुकसान पहुंचाना एक सामान्य बात हो गई है। 2025 में वंदे भारत ट्रेनों में भी तोड़फोड़ के मामले सामने आए हैं। हिंसा से दूर रहने का अर्थ है कि विरोध और असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करना चाहिए। आंदोलनों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इस कर्तव्य का उल्लंघन है। अनुच्छेद 51 का य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। यह कर्तव्य राष्ट्र को उच्च स्तर की उपलब्धि की ओर ले जाने की बात करता है, चाहे खेल हो, विज्ञान हो, कला हो या अर्थव्यवस्था। हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए। 2025 में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ रही है, अंतरिक्ष कार्यक्रम सफल हो रहे हैं और डिजिटल इंडिया एक वैश्विक मॉडल बन रहा है। अनुच्छेद 51 क का पाठ ट 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यह 11वां कर्तव्य 2022 में जोड़ा गया, जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। यह माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। 2025 में भी ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और बाल श्रम में लग जाते हैं। प्रत्येक माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बच्चा कम से कम 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करे। केस स्टडीज, आइए कुछ केस स्टडीज देखते हैं। महाराष्ट्र में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा अभियान 2024। मूल कर्तव्यों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए आइए महाराष्ट्र की एक दिलचस्प पहल को देखें। 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने अनुच्छेद 51 क के सब अनुच्छेद झ को लागू करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और जो लोग दीवारों पर पान थूकते थे या सीटों को नुकसान पहुंचाते थे पकड़े गए तो उन पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। दिलचस्प बात यह थी कि सरकार ने केवल दंडात्मक कार्रवाई पर ही निर्भर नहीं रहा, बल्कि जागरूकता अभियान भी चलाया। स्कूलों में बच्चों को मूल कर्तव्यों के बारे में विशेष कक्षाएं दी गईं। पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि सार्वजनिक संपत्ति उनकी अपनी संपत्ति है और इसे बचाना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। 6 महीने के अभियान के बाद परिणाम उत्साहजनक थे। मुंबई लोकल ट्रेनों में तोड़फोड़ के मामले 40% कम हो गए और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार हुआ।
यह केस स्टडी दर्शाती है कि यदि मूल कर्तव्यों को गंभीरता से लागू किया जाए तो केवल कागजी प्रावधान नहीं रहते, बल्कि समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं और आलोचनाएं। मूल कर्तव्यों कुछ विशिष्ट विशेषताएं मूल कर्तव्यों की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इन्हें मौलिक अधिकारों से अलग करती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। जबकि मौलिक अधिकारों में से कुछ सभी व्यक्तियों के लिए हैं, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। दूसरी विशेषता यह है कि ये गैर न्यायोचित हैं, यानी इनका उल्लंघन करने पर सीधे न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता यह है कि मूल अधिकारों के विपरीत जो राज्यों को नागरिक के खिलाफ कुछ करने से रोकते हैं, मूल कर्तव्य नागरिकों से कुछ करने की अपेक्षा करते हैं। लेकिन मूल कर्तव्यों की कई आलोचनाएं भी की गई हैं। पहली आलोचना यह है कि इनमें से कुछ कर्तव्य अस्पष्ट और व्यापक हैं। उदाहरण के लिए, सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, यह बहुत व्यापक वक्तव्य है और इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। कुछ लोग इसे रूढ़िवादी परंपराओं को बनाए रखने के रूप में देख सकते हैं, जबकि दूसरे इसे सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के रूप में देख सकते हैं। दूसरी आलोचना यह है कि सूची अधूरी है। स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जैसे मतदान करना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना और परिवार नियोजन का पालन करना, लेकिन इन्हें शामिल नहीं किया गया। 2025 में जब मतदाता जागरूकता एक बड़ा मुद्दा है, तो मतदान को मूल कर्तव्य बनाने की मांग लगातार उठती रहती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि इन कर्तव्यों को लागू करने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। चूंकि ये गैर न्यायोचित हैं, इसलिए नागरिक इनकी उपेक्षा कर सकते हैं और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कुछ विद्वानों का तर्क है कि कम से कम कुछ कर्तव्यों को न्यायोचित बनाना चाहिए और इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। चौथी आलोचना यह है कि मूल कर्तव्यों और राज्य के कर्तव्यों के बीच कोई संतुलन नहीं है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन यदि राज्य अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता तो नागरिक क्या करें? उदाहरण के लिए, यदि सरकार सार्वजनिक संपत्ति को ठीक से बनाए और सुरक्षित नहीं रखती, तो नागरिकों को इसकी सुरक्षा की उपेक्षा करना उचित है क्या? इन सभी आलोचनाओं के बावजूद मूल कर्तव्य एक महत्वपूर्ण संवैधानिक नवाचार है। वे नागरिकों को याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र केवल अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों के बारे में भी है। 2025 में जब व्यक्तिवाद और स्वार्थ बढ़ रहा है, तो मूल कर्तव्य सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए इसका देखा जाए भाग 2, पंचायती राज यानी गांधी के ग्राम स्वराज का संवैधानिक स्वरूप। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अनुच्छेद 40 से लेकर 73वें संशोधन तक की यात्रा। महात्मा गांधी का सपना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक गांव सशक्त नहीं होंगे तब तक भारत सशक्त नहीं होगा। ये सही बात है। शहर तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक छोटा सा एरिया को पकड़ लो, शहर बना दो और उसका डेवलपमेंट कर दो। गांव तो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि
सच्चा स्वराज तभी संभव है जब शक्ति दिल्ली या राज्य की राजधानियों में केंद्रित न हो, बल्कि प्रत्येक गांव में फैली हो। इसी दर्शन को संवैधानिक रूप देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था, जो कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाए। लेकिन संविधान लागू होने के बाद 42 वर्षों तक यह अनुच्छेद केवल कागज पर ही रहा। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की अलग-अलग व्यवस्थाएं थीं, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक शक्ति या संसाधन नहीं थे। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल थे। 1959 में राजस्थान पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज अधिनियम पारित किया। 1977 में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। 1985 में जीवी के राव समिति और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति ने भी इस दिशा में सिफारिशें की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1989 में आया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव करता था। लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। अंततः 1992 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें शक्ति और संसाधनों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास किया। 2010 में इस ऐतिहासिक 2010 में इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया। तिहत्तरवां संविधान संशोधन, उसके कुछ मुख्य प्रावधान। 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में भाग 9 जोड़ा, जो अनुच्छेद 243 से ये कुछ गड़बड़ हुआ है, 243 ओ तक विस्तृत है। इसमें पंचायती राज की, इसको देख लीजिएगा लोग, 243 से यहाँ कुछ इसने पंचायती राज की एकमात्र एक समान त्रिस्तरीय संरचना प्रदान की, जो सभी राज्यों में लागू होती है। हालांकि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्य स्तर यानी पंचायत समिति न बनाने की छूट है। इस संशोधन ने 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 29 विषय सूचीबद्ध हैं जो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। 3 स्तरों की पंचायती राज संरचना इस प्रकार है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है, जो गांव या गांवों के समूह के लिए बनती है। मध्य स्तर पर समिति या ब्लॉक पंचायत है। सबसे ऊपरी स्तर पर जिला परिषद है, जो पूरे जिले के लिए होती है। प्रत्येक स्तर पर सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और चुनाव स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। 73वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों में शामिल है पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना, सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण, 5 वर्ष का कार्यकाल, 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना यदि पंचायत भंग हो जाए,
राज्य चुनाव आयोग की स्थापना और राज्य वित्त आयोग की स्थापना। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले 29 विषय सूचीबद्ध हैं। इनमें से शामिल हैं कृषि और कृषि विस्तार, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुल और जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल है, व्यावसायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव। केस स्टडी। केरल का कुडुम्बश्री मॉडल, पंचायती राज की सफलता की कहानी। पंचायती राज के सफल कार्यान्वयन का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण केरल राज्य में देखने को मिलता है। केरल ने 1996 में पीपुल्स प्लान कैंपेन शुरू किया, जिसने विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन की एक नई परंपरा स्थापित की। इसके तहत राज्य के विकास बजट का 35 से 40% हिस्सा सीधे पंचायतों को हस्तांतरित किया गया, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। केरल का कुटुम्बश्री कुटुम्बश्री कार्यक्रम जो 1998 में शुरू हुआ था, पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन का एक शानदार उदाहरण है। कुटुम्बश्री का अर्थ है परिवार की समृद्धि। इस कार्यक्रम के तहत गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जो पंचायतों के सहयोग से काम करते हैं। 2025 तक कुटुम्बश्री में 45 लाख से अधिक महिलाएं 3 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित है। ये समूह सूक्ष्म वित्त, उद्यमिता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और विभिन्न सेवाओं में सक्रिय है। कुटुम्बश्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब इसके सदस्यों ने लाखों मास्क बनाए, सामुदायिक रसोई चलाई और बुजुर्गों की देखभाल की। पंचायतों ने इन गतिविधियों को समन्वित किया और आवश्यक संसाधन प्रदान किए। यह मॉडल दर्शाता है कि जब पंचायतों को वास्तविक शक्ति और संसाधन मिलते हैं, तो वे जमीनी स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। 2025 में पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स के अनुसार केरल शीर्ष 5 राज्यों में है, जहां शक्तियों का वास्तविक हस्तांतरण पंचायतों को हुआ है। तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायतें अभी भी कमजोर हैं और वास्तविक शक्तियां राज्य सरकार के पास ही केंद्रित हैं। पंचायती राज की चुनौतियां 2025 का यथार्थ। 73वें संशोधन के 32 वर्ष बाद 2025 में पंचायती राज की स्थिति मिश्रित है। एक ओर संरचनात्मक रूप से पंचायती राज मजबूत हुआ है, चुनाव नियमित होते हैं और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है। 2025 में 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है। यह 73वें संशोधन की न्यूनतम आवश्यकता 33% से बहुत आगे है। लेकिन दूसरा, कई गंभीर चुनौतियां बनी हुई है। पहली चुनौती है वित्तीय स्वायत्तता की कमी।
अधिकांश राज्यों में पंचायतें केंद्र और राज्य सरकार के हस्तांतरण पर पूरी तरह निर्भर है। उनके पास अपनी आय के स्रोत बहुत सीमित है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को ठीक से लागू नहीं किया जाता और धन का हस्तांतरण अक्सर देर से होता है। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि राज्य अव्यय निधि को अपने पास रखते हैं तो यह विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है और पंचायतों की निर्णय लेने की शक्ति को छीन लेता है। दूसरी चुनौती है कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, लेकिन व्यवहार में अधिकांश राज्यों ने केवल कुछ विषय ही पंचायतों को हस्तांतरित किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विषय अभी भी राज्य सरकार के पास है। इसके अलावा जिन विषयों को हस्तांतरित किया गया है उनमें भी वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति सीमित है, क्योंकि योजनाएं केंद्र या राज्य स्तर पर बनती हैं और पंचायतें केवल उन्हें लागू करती है। तीसरी चुनौती है क्षमता निर्माण की कमी। अधिकांश निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को उनके कार्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता। 2020 की विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 50% पंचायतों में आवश्यक प्रशासनिक बुनियादी ढांचा जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अप्रशिक्षित प्रतिनिधि प्रभावी योजना नहीं बना सकते और कार्यान्वयन में अक्षमता रहती है। चौथी चुनौती है राजनीतिक हस्तक्षेप। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पंचायतें राज्य सरकार के महत्वपूर्ण नियंत्रण में रहती हैं। राजनीतिक अभिजात वर्ग अक्सर स्थानीय निर्णयों पर अपना प्रभाव डालता है और पंचायतों की स्वायत्तता को कमजोर करता है। पंचायत सदस्यों का चयन अक्सर राज्य स्तर की राजनीति से प्रभावित होता है। पांचवी चुनौती है महिला प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता। हालांकि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अक्सर पति पत्नी प्रथा देखी जाती है, जहां महिला चुनी जाती। पति पत्नी प्रथा लिखा है, लेकिन वही क्या बोला जाता है, पति प्रधान बोला जाता है। पंचायत में जो था चुनी जाती है, लेकिन वास्तविक निर्णय उसका पति या परिवार का पुरुष सदस्य लेता है। लैंगिक रूढ़िवाद और महिला नेतृत्व के प्रति समाज का दृष्टिकोण एक बड़ी बाधा है। छठी चुनौती है डिजिटल विभाजन। केवल 25% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की पहुंच है और 60% से अधिक ग्रामीण निवासियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में कठिनाई होती है। ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की पहल के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी पंचायती राज के आधुनिकीकरण में बाधा डाल रही है। सातवीं चुनौती है जिला योजना समिति और महानगर पालिका योजना समिति की विफलता। 73वें और 74वें संशोधन में इन समितियों का प्रावधान था जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को समेकित करके जिला विकास योजना बनाती, लेकिन अधिकांश राज्यों में ये समितियां या तो बनी ही नहीं हैं या फिर कागज पर है और वास्तव में कार्य नहीं करती। इन सभी चुनौतियों के बावजूद पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र को गहरा और अधिक समावेशी बनाया है। लाखों सामान्य नागरिक, खासकर महिलाएं, अब शासन प्रक्रिया का हिस्सा है। मनरेगा, जो कि अब भी राम जी हो गया है, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। पंचायतें आपदा प्रबंधन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाग 3
शहरी स्थानीय निकाय, 74वां संशोधन और नगरीय शासन। 74वां संविधान संशोधन का मुख्य प्रावधान। जिस प्रकार 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण किया, उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह संशोधन भी 1 जून 1993 को लागू हुआ और इसने संविधान में भाग 9 क जोड़ा, जो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक विस्तृत है। 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को 3 श्रेणियां निर्धारित की। पहली है नगर पंचायत, जो संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए है, यानी जो क्षेत्र गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरी है नगर पालिका या म्यूनिसिपल काउंसिल, जो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है। तीसरी है नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़े शहरों के लिए है। प्रत्येक श्रेणी का कार्यकाल 5 वर्ष है और सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 74वें संशोधन ने 12वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 18 विषय सूचीबद्ध है जो नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। इनमें शामिल है शहरी योजना, भूमि उपयोग विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पार्क उद्यान और खेल का मैदान, सांस्कृतिक शैक्षणिक और सौंदर्य संबंधी पहलू, दफन और श्मशान, बिजली वितरण, सार्वजनिक सुविधाएं, वधशालाएं, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सार्वजनिक सड़कें और पार्किंग स्थल तथा झुग्गी सुधार और उन्नयन। 74वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों में शामिल है सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, महानगर पालिका योजना समिति और जिला योजना समिति का गठन। शहरी स्थानीय निकायों की चुनौतियां और समस्याएं। शहरी स्थानीय निकाय ग्रामीण पंचायतों की तुलना में और भी अधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 2025 में भारत की 35% से अधिक जनसंख्या शहरों में रहती है और यह अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक यह 40% हो जाएगा, लेकिन शहरी शासन की व्यवस्था इस तेज शहरीकरण के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है। पहली और सबसे बड़ी समस्या है वित्तीय संकट। नगर पालिकाओं की कुल आय का केवल 10 से 11% संपत्ति कर से आता है। शेष वे केंद्र और राज्य सरकार के हस्तांतरण पर निर्भर है। उनके पास सीमित कराधान शक्तियां हैं और जो कर वसूलने का अधिकार है उसमें भी दक्षता कम है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों में अक्सर देरी होती है और धन का वितरण अनियमित है। दूसरी समस्या है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण का अभाव। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, लेकिन व्यवहार में अधिकांश महत्वपूर्ण विषय जैसे जल आपूर्ति, बिजली वितरण, परिवहन और शहरी योजना विशेष एजेंसियों के पास है, न कि नगर पालिकाओं के पास। उदाहरण के लिए दिल्ली में जल आपूर्ति दिल्ली जल बोर्ड के पास है,
बिजली वितरण डिस्कॉम के पास है, परिवहन डीटीसी और मेट्रो के पास है। नगर पालिकाओं की भूमिका केवल कचरा संग्रहण और सड़क रखरखाव तक सीमित रह गई है। तीसरी समस्या है पैरा स्टेटल एजेंसियों का प्रसार। शहरों में विकास प्राधिकरण, जल बोर्ड, परिवहन निगम, विद्युत निगम जैसी कई एजेंसियां हैं जो राज्य सरकार के अधीन हैं। ये एजेंसियां नगर पालिकाओं से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जिससे समन्वय की समस्या होती है और जवाबदेही कम हो जाती है। चौथी समस्या है कर्मचारियों की कमी। 35% नगरपालिका पदों पर कर्मचारी नहीं हैं। तकनीकी विशेषज्ञों जैसे शहरी योजनाकार, इंजीनियर और वित्त विशेषज्ञों की भारी कमी है। बिना पर्याप्त कर्मचारियों के नगर पालिकाएं प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती। पांचवी समस्या है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। शहरी शासन में भ्रष्टाचार और आपराधिक तत्वों का प्रवेश बढ़ रहा है। कॉरपोरेटर पति कॉरपोरेटर पति सिंड्रोम एक सामान्य घटना है जहां महिला कॉरपोरेटर चुनी जाती है, लेकिन वास्तविक शक्ति उसके पति के पास होती है। नौकरशाही हस्तक्षेप भी एक बड़ी समस्या है, जहां नगरपालिका के निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में नौकरशाहों की शक्ति अधिक होती है। छठी समस्या है मेयर मेयर के चुनाव का मुद्दा। अधिकांश भारतीय शहरों में मेयर अप्रत्यक्ष रूप से नगरपालिका परिषद द्वारा चुना जाता है और उसके पास सीमित शक्तियां होती है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में मेयर एक प्रतीकात्मक पद है और वास्तविक शक्ति म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होती है, जो एक नौकरशाह है। कई विशेषज्ञों का कहना है उनका तर्क है कि न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस की तरह भारतीय शहरों में भी मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, जिससे शहरी शासन में मजबूत नेतृत्व और जवाबदेही आए। इन सभी इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को वास्तविक शक्तियां और संसाधन देने होंगे। राज्य सरकारों को अपनी विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति छोड़नी होगी और विकेंद्रीकृत शहरी शासन में विश्वास करना होगा। नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। तो आइए देखते हैं भाग 4, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। पांचवी और छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची मुख्य धारा से अलग विकास की रक्षा। भारतीय संविधान ने यह मान्यता दी है कि जनजातीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं और उन्हें सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से अलग एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए संविधान में पांचवी और छठी अनुसूची जोड़ी गई, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। 2025 तक 2025 तक पांचवी अनुसूची 10 राज्यों में लागू है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन राज्यों में कुछ निर्दिष्ट जिलों या क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां जनजातीय जनसंख्या बहुत अधिक है। पांचवी अनुसूची का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसको टीएसी कहते हैं, का गठन। प्रत्येक राज्य जहां पांचवी अनुसूची लागू है, वहां 20 सदस्यों की एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है।
जिसमें 3/4 सदस्य जनजातीय होते हैं। यह परिषद राज्यपाल को जनजातीय कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर सलाह देती है। राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई है। वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने से रोक सकता है या संशोधन के साथ लागू कर सकता है। वह अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकता है। यह एक असाधारण शक्ति है जो किसी अन्य क्षेत्र में राज्यपाल को नहीं दी गई है। पांचवी अनुसूची का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को भूमि हस्तांतरण, साहूकारों के शोषण और बाहरी लोगों की घुसपैठ से बचना है। इन क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण पर विशेष कानून लागू होते हैं जो गैर जनजातीय लोगों को जनजातीय भूमि खरीदने से रोकते हैं। लेकिन व्यवहार में इन कानूनों का उल्लंघन व्यापक रूप से होता है और जनजातीय लोग अपनी भूमि खो रहे हैं। पेशा अधिनियम 1996 पंचायती राज का जनजातीय संस्करण। पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में पंचायती राज को विस्तारित करने के लिए 1996 में एक विशेष कानून बनाया गया जिसे पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम यानी पेशा अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम 73वें संशोधन को जनजातीय क्षेत्रों में लागू करता है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों के साथ जो जनजातीय परंपराओं और स्वशासन की प्रणालियों का सम्मान करते हैं। पेशा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह ग्राम सभा को केंद्रीय स्थान देता है। ग्राम सभा यानी गांव की सभी वयस्क जनसंख्या को महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। ग्राम सभा को अधिकार है कि वह परंपरागत विवादों का निपटारा करे, सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन करे, लघु वनोपज का स्वामित्व रखे, स्थानीय योजनाओं को मंजूरी दे, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पर परामर्श दिया जाए, शराब की बिक्री को नियंत्रित करे और साहूकारों को रोके। पेशा जनजातीय समुदायों की परंपरागत शासन प्रणालियों को मान्यता देता है। जनजातीय क्षेत्रों में सदियों से अपनी स्वशासन की व्यवस्थाएं रही हैं, जैसे झारखंड में खूंट काटी प्रणाली, उड़ीसा में पाइक प्रणाली और राजस्थान में भूमिया प्रथा। पेशा इन परंपरागत संस्थाओं को बनाए रखने की अनुमति देता है। लेकिन पेशा का कार्यान्वयन बहुत खराब रहा है। 2025 में यानी अधिनियम के 29 वर्ष बाद भी अधिकांश राज्यों ने पेशा के अनुरूप अपने पंचायती राज कानूनों को संशोधित नहीं किया है। ग्राम सभाओं को दी गई शक्तियां कागज पर है। व्यवहार में राज्य प्रशासन और वन विभाग जैसी एजेंसियां जनजातीय क्षेत्रों पर हावी हैं। लघु वनोपज पर जनजातीय समुदायों का स्वामित्व अभी भी विवादित है और खनन कंपनियों को दिए गए रियायतों में ग्राम सभा की सहमति का उल्लंघन आम बात है। 2024 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पेशा क्षेत्रों में केवल 30% ग्राम सभाएं नियमित रूप से बैठक करती हैं और उनमें से भी बहुत कम में वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति है। बड़े विकास परियोजनाओं जैसे बांध, खदान और सड़क निर्माण में ग्राम सभा की सहमति एक औपचारिकता मात्र है और प्रशासन पहले निर्णय ले लेता है, फिर बाद में ग्राम सभा की मंजूरी ली जाती है। छठी अनुसूची उत्तर पूर्व की विशेष व्यवस्था। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। यह व्यवस्था पांचवी अनुसूची से अधिक उदार और स्वायत्त है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदें यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडीसी बनाई जाती हैं, जिन्हें व्यापक विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां दी गई है। 2025 में छठी अनुसूची के तहत 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं
असम में 3, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद। मेघालय में 3 है, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स। त्रिपुरा में 1 है, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद। मिजोरम में 3 है, चकमा, मारा और लाई स्वायत्त जिला परिषदें। इन स्वायत्त जिला परिषदों को भूमि प्रबंधन, वन प्रबंधन, कृषि, ग्रामीण विकास, स्थानीय कर और शुल्क लगाने, सिंचाई, पशुपालन, सड़कें, पुल, बाजार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। वे अपने क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के बीच उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित मामलों में भी कानून बना सकती है। स्वायत्त जिला परिषदों के पास न्यायिक शक्तियां भी है। वे ग्राम न्यायालय और जिला परिषद न्यायालय गठित कर सकती हैं जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। हालांकि गंभीर अपराधों में उनकी शक्तियां सीमित हैं और वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधीक्षण में रहती है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बीटीसी 6ठी अनुसूची की सबसे शक्तिशाली स्वायत्त परिषद है। 2003 में बोडो समझौते के बाद बनाई गई बीटीसी को 40 विषयों पर विधायी और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। इसकी अपनी विधानसभा है जिसमें 40 निर्वाचित और 6 मनोनीत सदस्य हैं। बीटीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के समान है। बोडो समुदाय की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन स्वायत्त जिला परिषदें भी कई समस्याओं का सामना कर रही है। वित्तीय स्वायत्तता की कमी सबसे बड़ी समस्या है। अधिकांश एडीसीज अपने बजट का 90% से अधिक केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से प्राप्त करती हैं। स्थानीय कर संग्रह बहुत कम है और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है। जवाबदेही और सुशासन की भी समस्या है। कई एडीसीज में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें आती रहती है। राजनीतिक अस्थिरता भी एक समस्या है जहां बार-बार सरकारें बदलती हैं। बीटीसी में 2020 से 21 में राजनीतिक संकट था और केंद्रीय हस्तक्षेप करना पड़ा। जातीय संघर्ष भी एक गंभीर चुनौती है। बोडोलैंड में बोडो और गैर बोडो समुदायों के बीच तनाव रहता है। जैंतिया हिल्स में खनन को लेकर संघर्ष है। त्रिपुरा में जनजातीय और बंगाली आबादी के बीच भूमि के मुद्दे पर विवाद है। उन चुनौतियों के बावजूद 6ठी अनुसूची ने उत्तर पूर्व के जनजातीय समुदायों को उनकी अलग पहचान और स्वशासन का अधिकार दिया है। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक नवाचार है जो विविधता में एकता के भारतीय मॉडल को दर्शाता है। आइए आखिरी भाग 5 देखते हैं। विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 की श्रृंखला। क्यों कुछ राज्यों को विशेष दर्जा? भारतीय संविधान ने कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक या राजनीतिक परिस्थितियों के कारण विशेष प्रावधान दिए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 371 से अनुच्छेद 371 जे तक विस्तृत है। इन प्रावधानों का उद्देश्य इन राज्यों की विशिष्टता की रक्षा करना और उनके विकास को सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात। यह अनुच्छेद महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और बाकी महाराष्ट्र तथा गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी गुजरात के लिए विशेष प्रावधान करता है। राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल को सौंप सकता है। यह 1960 में बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद जोड़ा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो। हालांकि व्यवहार में विदर्भ अभी भी महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है और समय समय पर
अलग राज्य की मांग उठती रहती है। अनुच्छेद 71 का नागालैंड। नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा दिया गया और साथ ही विशेष प्रावधान भी किए गए। संसद द्वारा पारित कोई भी कानून नागा धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून की और प्रक्रिया, सिविल और आपराधिक न्याय प्रशासन जहां नागा प्रथागत कानून लागू हो, और भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित मामलों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित न करे। यह नागा समुदाय की अलग पहचान को मान्यता देता है। अनुच्छेद 71 ख असम। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को असम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। इसके तहत ही बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद और अन्य स्वायत्त परिषदें बनाई गई है। अनुच्छेद 71 ग मणिपुर। मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के प्रतिनिधित्व और प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान। राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 19 सदस्य होने चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र समिति का गठन किया जाए। अनुच्छेद 371 घ सिक्किम। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना और इसे बहुत व्यापक विशेष प्रावधान दिए गए। सिक्किम विधानसभा में कम से कम 12 सीटें भूटिया लेप्चा जनजातियों के लिए और 1 सीट संगमा यानी मठों के लिए आरक्षित है। संसद कोई भी कानून सिक्किम में लागू करते समय अपवाद या संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 371 का अंग मिजोरम। मिजो जनजातियों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और भूमि स्वामित्व के संबंध में विशेष सुरक्षा, नागालैंड के समान प्रावधान। अनुच्छेद 371 च अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की प्रथागत कानून, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अनुच्छेद 371 छ गोवा। गोवा विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे राज्य में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। अनुच्छेद 371 ज कर्नाटक। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा रहा है के विकास के लिए विशेष प्रावधान। राष्ट्रपति इस क्षेत्र के विकास की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल को सौंप सकता है। रोजगार और शिक्षा में इस क्षेत्र के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 371 झ और 371 य। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना के गठन के बाद दोनों राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए। तेलंगाना क्षेत्र की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय। अनुच्छेद 370 और 35 क का निरसरण, एक ऐतिहासिक निर्णय। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था और यह भारतीय राजनीति में सबसे विवादास्पद प्रावधान था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया और अनुच्छेद 35 क को निरस्त कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण में बाधा बन रहा था। अनुच्छेद 35 का जो जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था, भारत के अन्य नागरिकों के साथ भेदभाव करता था। इन प्रावधानों के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पा रहा था और अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा था। विपक्ष और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे संघवाद पर हमला बताया। उनका तर्क था कि बिना राज्य
विधानसभा की सहमति के यह कदम उठाना संवैधानिक रूप से संदिग्ध है। सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी गई। 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के निरसन को वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 वास्तव में एक अस्थायी प्रावधान था जो राष्ट्रपति को इसे निष्क्रिय करने की शक्ति थी। हालांकि न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं और राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार किया जाए। 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। 2025 में जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासन जारी है, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है। अनुच्छेद 370 का निरसन भारतीय संघवाद और विशेष प्रावधानों की अवधारणा पर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। क्या विशेष प्रावधान राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं या वे विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक है? यह प्रश्न अभी भी खुला है, इस पे चर्चा करते रहिए लोग। चलिए तब आगे देखते हैं यूपीएससी या अन्य परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़े गए। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे और 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी इनका उल्लंघन करने पर सीधे न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसने संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य है। 2025 में 21 राज्यों ने 50% महिला आरक्षण लागू किया है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसने संविधान में भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है जो नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकायों की 3 श्रेणियां हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। 5वीं अनुसूची 10 राज्यों में लागू है। पेशा अधिनियम 1996 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में पंचायती राज को विस्तारित करता है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है। 2025 में 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। अनुच्छेद 370 का निरसन 5 अगस्त 2019 को हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को इसे वैध ठहराया। अब आज ये मेंस के लिए कुछ विशेषणात्मक प्रश्न और उत्तर की रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे उस पर चर्चा किया जाए। पहला प्रश्न, मूल कर्तव्यों को गैर न्यायोचित रखना उनकी प्रभावशीलता को कम करता है। क्या आप सहमत हैं? तर्क सहित चर्चा करें। तो इसकी रूपरेखा बता रहे हैं कि कैसे आप इसका उत्तर लिखिएगा। परिचय में मूल कर्तव्यों की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करें। ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए और गैर न्यायोचित हैं। इनका अर्थ है कि इनका उल्लंघन करने पर सीधे न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मुख्य भाग में पहले उन तर्कों को प्रस्तुत करें जो गैर न्यायोचित प्रकृति की आलोचना करते हैं। पहला तर्क है कि बिना कानूनी बाध्यता के नागरिक इन कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं लेते। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना,
पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान, ये सब आम घटनाएं हैं क्योंकि कोई दंड नहीं है। दूसरा तर्क है कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य के बीच असंतुलन है। अधिकार न्यायोचित है लेकिन कर्तव्य नहीं, जो नागरिकों को केवल अधिकार मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर विपरीत तर्क दें जो गैर न्यायोचित प्रकृति का समर्थन करते हैं। पहला तर्क है कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों को कानूनी बाध्यता में बदलना उचित नहीं है। मूल कर्तव्य नैतिक दिशा निर्देश है, न कि कानूनी आदेश। यदि इन्हें न्यायोचित बनाया जाए तो राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा तर्क है कि कुछ कर्तव्य बहुत व्यापक और अस्पष्ट हैं, जैसे सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण। इसे कैसे परिभाषित और मापा जाए? संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। कुछ स्पष्ट और मापने योग्य कर्तव्यों को न्यायोचित बनाया जा सकता है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, कर का भुगतान, मतदान और पर्यावरण संरक्षण। लेकिन नैतिक और सांस्कृतिक कर्तव्य गैर न्यायोचित ही रहने चाहिए। महाराष्ट्र के सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण अभियान का उदाहरण दे, जहां गैर न्यायोचित होने के बावजूद कर्तव्यों को जागरूकता और कुछ दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से लागू किया गया। निष्कर्ष में कहें कि मूल कर्तव्यों की प्रभावशीलता उनकी न्यायोचितता पर नहीं, बल्कि नागरिक शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। चरणबद्ध तरीके से कुछ कर्तव्यों को न्यायोचित बनाया जा सकता है। प्रश्न 2, 73वां और 74वां संविधान संशोधन सत्ता के विकेंद्रीकरण में क्रांतिकारी कदम थे, लेकिन उनका कार्यान्वयन अपेक्षाओं से कम रहा है। समालोचनात्मक मूल्यांकन करें और सुधार के उपाय सुझाएं। तो उत्तर की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए ये देखा जाए। परिचय में 73वें और 74वें संशोधन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएं। 1992 में ये संशोधन पारित हुए और 1993 में लागू हुए। इन्होंने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और विकेंद्रीकृत शासन का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्य भाग के पहले खंड में सकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करें। संरचनात्मक रूप से 2.5 लाख पंचायतें और हजारों नगरपालिकाएं बनी। 14 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें 50% तक महिलाएं हैं। चुनाव नियमित होते हैं और स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग इन्हें कराते हैं। महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान। लाखों महिलाएं पहली बार शासन में भागीदार बनी। केरल के कुडुम्बश्री मॉडल का उदाहरण दे, जहां पंचायती राज ने वास्तविक सामाजिक परिवर्तन लाया। दूसरे खंड में गंभीर चुनौतियों और कार्यान्वयन की कमियों को विस्तार से बताएं। वित्तीय स्वायत्तता की कमी। पंचायतें और नगरपालिकाएं केंद्र और राज्य के हस्तांतरण पर पूरी तरह निर्भर है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन नहीं होता। कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव। 11वीं और 12वीं अनुसूची के अधिकांश विषय वास्तव में हस्तांतरित नहीं किए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस राज्य के पास है। क्षमता निर्माण की कमी। 50% पंचायतों में बुनियादी ढांचा नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप और पति पत्नी प्रथा। शहरी क्षेत्रों में पैरा स्टेटल एजेंसियों का प्रभुत्व। तीसरे खंड में सुधार के उपाय सुझाएं। पहला, वित्तीय विकेंद्रीकरण। पंचायतों और नगरपालिकाओं को अपने कर लगाने और वसूलने की शक्ति बढ़ाई जाए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाए। दूसरा, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। 11वीं और 12वीं अनुसूची के सभी विषय वास्तव में हस्तांतरित किए जाएं। तीसरा, क्षमता निर्माण। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए। डिजिटल बुनियादी ढांचा
सुनिश्चित किया जाए। चौथा, जवाबदेही तंत्र, सामाजिक ऑडिट को मजबूत किया जाए और सूचना का अधिकार को प्रभावी बनाया जाए। पांचवा, महिला सशक्तिकरण, केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि वास्तविक नेतृत्व सुनिश्चित किया जाए। पति पत्नी प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाए। निष्कर्ष में कहें कि 73वें और 74वें संशोधन ने एक मजबूत संवैधानिक ढांचा प्रदान किया है। अब आवश्यकता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो वास्तविक शक्ति और संसाधनों को हस्तांतरित करे। केवल तभी गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना साकार होगा और भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में विकेंद्रीकृत होगा। इसी तरह से हमने प्रश्न बनाए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ये तीसरा प्रश्न है और उसकी रूपरेखा हम कितना पढ़े, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उपसंहार की तरफ। उपसंहार यानी कि लास्ट अब शुरू किया जाए। जिम्मेदार नागरिकता से सशक्त स्थानीय शासन तक। मित्रों, हमने इस एपिसोड में भारतीय संविधान के उस पहलू को देखा है जो अक्सर उतना ध्यान नहीं पाता जितना मौलिक अधिकार पाते हैं। मूल कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र एक दो तरफा रास्ता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक जिम्मेदार नागरिक वह है जो न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करता है बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय भारतीय लोकतंत्र के वे स्तंभ हैं जो शक्ति को जमीन तक ले जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सच्चा स्वराज वहां होगा जहां हर गांव एक स्वतंत्र गणराज्य होगा। 73वें और 74वें संशोधन ने इस सपने को संवैधानिक आधार दिया, लेकिन केवल संवैधानिक प्रावधान पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है राजनीतिक इच्छा शक्ति, पर्याप्त संसाधन और सामाजिक जागरूकता की। जनजातीय समुदायों के लिए विशेष प्रावधान यह दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान विविधता का सम्मान करता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची, पेशा अधिनियम और अनुच्छेद 371 श्रृंखला, ये सब इस बात का प्रमाण है कि एक आकार सबके लिए उपयुक्त का दृष्टिकोण भारत जैसे विविध देश में काम नहीं करता। प्रत्येक समुदाय की अलग आवश्यकताएं हैं और संविधान इन्हें स्वीकार करता है। 2025 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करें। विकास केवल जीडीपी वृद्धि से नहीं मापा जाता बल्कि इससे भी मापा जाता है कि हमारे सबसे कमजोर समुदाय कितने सशक्त हैं। जब एक आदिवासी गांव की ग्राम सभा अपने जंगल और संसाधनों पर नियंत्रण रखती है, जब एक महिला सरपंच वास्तविक निर्णय लेती है और जब एक शहर की नगर पालिका अपने विकास की योजना बनाती है, तभी हम कह सकते हैं कि भारत सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक है। अगले एपिसोड में हम संविधान के एक और महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे, संघीय संबंध, केंद्र राज्य विवाद, अंतर राज्यीय परिषद और राज्यपाल की भूमिका। हम यह भी देखेंगे कि वित्त आयोग कैसे काम करता है और जीएसटी परिषद की क्या भूमिका है। यह विशेष रूप से आपके लिए प्रासंगिक होगा क्योंकि आप जीएसटी विभाग में यह विशेष रूप से आपके लिए प्रासंगिक होगा। तब तक के लिए अपने मूल कर्तव्यों को याद रखें और अपने स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदार बने। जय हिंद, जय संविधान, जय बिहार।